जय हिंद आप सभी को। देखिए द अर्थ है यानी कि पृथ्वी से संबंधित जितना भी सामान्य ज्ञान है इस वीडियो में हम लोग जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सब जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सब जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लेकर, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है, तो पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है, तो जो पृथ्वी का जलीय भाग है वो 71% है और जो स्थलीय भाग है वो 29% है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 71 और 29। ये पृथ्वी का जलीय और स्थलीय भाग है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है, तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर तथा इसके ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। जो भारत का भी जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर होता है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण। जो ऋतु परिवर्तन होता है वो वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। 1610 से किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब 1 घंटा में 1610 किलोमीटर घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में अपने यह एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति से। पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन और रात की अवधि होती है। पृथ्वी की किस गति से वर्षा बनते हैं। पृथ्वी के किस गति से वर्षा बनते हैं, तो परिक्रमण गति से। पृथ्वी के परिक्रमण गति से वर्षा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात आप सभी को बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। जीके अगर आपका 1% भी तैयारी नहीं है तो आपका 100% यहाँ पर तैयारी हो जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और प्ले लिस्ट में आपको दिया गया जीके का इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। डेली आपको डेली की डेली लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे का लगभग टाइम लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में आपको 6 घंटे समय बढ़ जाता है, 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है ये शुक्र ग्रह के समान है, शुक्र ग्रह के। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको,
सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे निकट तारा आपका है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट तारा है पृथ्वी का, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह को और उसके अंदर की स्थिति को अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल नहीं है वहाँ पर तो सभी धूल कण शांत रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है, और सूर्य की रोशनी को आकर्षण करके उसी के माध्यम से चमकता है, तो सूर्य के। चंद्रमा में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या होता है? तो चंद्रमा में ज्वार भाटा जो उगता है उसका कारण है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, इसलिए समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा होता है। ठीक है, समुद्र में इसलिए ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो जो चंद्रमा पर चट्टान पाए जाते हैं उस धातु में टाइटेनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से 57% भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन 27 दिन 8 घंटे में करता है, 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटज पर्वत। लिबनिटज पर्वत ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्डिंग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्डिंग। ठीक है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री ने सफलता पा लिया था, 21 जुलाई 1969। 27 नंबर प्रश्न दिया है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले जो अंतरिक्ष यात्री है वो अपोलो 11 से गए थे, अपोलो 11 यानी कि अपोलो 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। प्रकाश चक्र क्या है बताइए? तो प्रकाश चक्र उसे कहते हैं, यानी कि देखिए वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, मतलब किधर प्रकाश है और किधर प्रकाश नहीं है, ये दोनों को बांटती है, उसको बोलते हैं प्रकाश चक्र। ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो जो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कक्षा में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप साइड रेखा क्या है? एप साइड रेखा क्या है?
तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। जो उपसौरिक और अपसौरिक जो मिलाने वाली रेखा होती है वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसी को हम लोग एपसाइड रेखा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एपसाइड रेखा। उपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं उपसौरिक। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, जिसे हम लोग अपसौरिक कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, पृथ्वी यानी सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को उपसौरिक और अधिकतम दूरी को अपसौरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। जो देशांतर है, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा के अनुसार किया जाता है। देशांतर रेखा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होता है उसको गोरे कहते हैं, गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण देखिए क्या है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए सूर्य है और ये आपका चांद है यानी कि मून है, और ये आपका अर्थ है पृथ्वी। जब ये सन और अर्थ के बीच में जब आपको चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि चांद पर पहुंचता है। तो यानी कि दिखाई नहीं पड़ता है, जो प्रकाश है पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता है। इसे ही हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन को होता है? तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो आपका अमावस्यक दिन होता है। अमावस्यक दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए सन हो जाएगा, ये आपका अर्थ हो जाएगा, और ये आपका मून हो जाएगा, चांद। तो सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो जो सन का लाइट है वो मून पर नहीं पड़ पाता है, इसलिए उस टाइम चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा की रात में होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है,
आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली ऐसे प्रश्न कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में वही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और जीके का बिल्कुल आपको फ्री में सेशन चलाया जा रहा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।